40 सालों तक साइंटिस्ट जुपिटर का डेटा कलेक्ट करते रहे, लेकिन उनको फिर भी ये नहीं पता चल सका कि जुपिटर अंदर से कैसे बना हुआ है और उसके अंदर क्या है। इतनी रिसर्च और इतने मिशन के बावजूद जुपिटर के अंदरूनी हिस्से का राज साइंसदानों से छुपा रहा। इसी चीज के बारे में जानने के लिए नासा ने जूनो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर के पास भेजा। करीब जाते ही जूनो ने जुपिटर का डेटा जमीन पर भेजना शुरू कर दिया। ये डेटा इतना ज्यादा था जिसे स्टडी करने में साइंसदानों को सालों लगने थे, लेकिन फिर एक दिन उस डेटा से एक तस्वीर सामने आई और बस फिर उसी एक तस्वीर ने साइंस की दुनिया हिला कर रख दी। जुपिटर के अंदर के बारे में साइंसदान जो कुछ भी सोच रहे थे सब गलत निकला। जुपिटर अंदर से बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा साइंसदान सोच रहे थे। आखिर जुपिटर के अंदर असल में क्या है और साइंसदानों ने ऐसा क्या देख लिया जिसने साइंटिस्ट की पिछली सारी थ्योरीज को गलत साबित कर दिया। ये कमाल की शॉकिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। पिछले 40 सालों से साइंसदान ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जुपिटर की अंदरूनी कोर सॉलिड है या लिक्विड और इसके पास जो इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बनी, लेकिन वो इतने सालों की स्टडी के बाद भी इसके बारे में नहीं जान पाए। हबल स्पेस टेलीस्कोप और कई दूसरे स्पेस टेलीस्कोप से इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रहे। इसीलिए इस सियारे को करीब से स्टडी करने के लिए नासा ने 5 अगस्त 2011 को जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। 5 सालों तक स्पेस में सफर करने के बाद 4 जुलाई 2016 को जूनो जुपिटर के पास पहुंचता है। जूनो अपने हर ऑर्बिट में 4200 किलोमीटर की दूरी से जुपिटर के पास से गुजरता और फिर दूर चला जाता। दोबारा से ये उसके पास से गुजरकर दूर चला जाता। ये चीज वो बार बार कर रहा था ताकि जुपिटर की ग्रेविटी में होने वाली छोटी से छोटी तब्दीली को भी नोटिस किया जा सके। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि जूनो का मकसद जुपिटर के अंदरूनी हिस्से को स्टडी करना था, तो फिर ये उसकी ग्रेविटी को क्यों स्टडी कर रहा था। अक्सर हम ग्रेविटी को हर जगह एक जैसा देखते हैं। अगर किसी सियारे की ग्रेविटी एक जैसी हो, उसमें कोई भी तब्दीली ना आए, इसका मतलब है कि उसके अंदर मौजूद चीजों का मास बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन अगर किसी सियारे की ग्रेविटी में तब्दीली आए तो उसका मतलब है कि उसके अंदर मौजूद चीजों का वजन और डेंसिटी मुख्तलिफ है। अगर मैं बात करूं जमीन की, तो यहाँ पहाड़ों पर ग्रेविटी और होती है और मैदानों में ग्रेविटी और होती है। ग्रेविटी की इस तब्दीली को जूनो स्पेसक्राफ्ट नोटिस कर सकता है। इसीलिए साइंसदान जुपिटर के अंदरूनी हिस्से को जानने के लिए जुपिटर की ग्रेविटी का एक एक्यूरेट मैप बनाना चाहते थे। जिस वक्त जुपिटर की ग्रेविटी में हल्की सी भी तब्दीली होती तो जूनो कभी तेज होता और कभी स्लो हो जाता और इस छोटी सी तब्दीली को वो फौरन नोटिस कर लेता। साथ ही साथ जूनो लगातार एक रेडियो सिग्नल जमीन तक भेजता रहता, जिसे साइंटिस्ट डॉपलर इफेक्ट के जरिए समझते हैं। यानी जहाँ ग्रेविटी ज्यादा होती है वहाँ जूनो तेज होता है और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा महसूस होती है, और यहाँ ग्रेविटी कम होती है वहाँ स्पीड कम होती है और फ्रीक्वेंसी नीचे चली जाती है। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करके साइंटिस्ट जुपिटर की ग्रेविटेशनल फील्ड का बहुत ही डिटेल्ड नक्शा बना लेते हैं, जिससे पता चलता है कि सियारे के अंदर मास कैसे फैला हुआ है। गैलीलियो मिशन ने जुपिटर की ग्रेविटी का सिर्फ एक रफ अंदाजा लगाया था, लेकिन जूनो ने इसका क्लियर मैप बना दिया और जो कुछ इसने जुपिटर की कोर के बारे में दिखाया है उसने साइंसदानों को हैरान कर दिया। न्यू स्टडी से पता चला कि जुपिटर की कोर के बारे में साइंसदानों की सभी पुरानी थ्योरीज गलत थी। कोर मौजूद तो है लेकिन वो सॉलिड नहीं बल्कि फजी यानी धुंधली है, यानी कोर इसके बादलों में मिक्स हो गई है, जिसकी वजह से इसका कोई पाउडर नजर नहीं आता। इस डिस्कवरी के बाद एक सवाल खड़ा हो गया कि आखिर जुपिटर कैसे बना। न्यू स्टडी को देखते हुए साइंसदानों ने एक थ्योरी थी कि जुपिटर के पास शुरू में एक सॉलिड कोर थी, लेकिन फिर जुपिटर की फॉर्मेशन के कुछ टाइम बाद कोई बहुत बड़ी चीज जुपिटर से टकराई, जिससे जुपिटर की कोर टूट गई और ये गैस के बादलों के साथ मिक्स हो गई। साइंसदान का कहना है कि उनके पास जो मॉडल है उसके मुताबिक कोई भी बड़ा सियारा कोर के बगैर नहीं बन सकता। या तो जुपिटर का फजी कोर बाद में बना या फिर प्लेनेट की फॉर्मेशन के बारे में हमारा जो मॉडल है वो गलत है। साइंसदान का ख्याल है कि जुपिटर की कोर का आधा हिस्सा उसी दूसरे सियारे का हो सकता है। ये थ्योरी अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर एक मसला आ गया। साइंसदानों ने एक कंप्यूटर पर इस टक्कर का मॉडल बनाने की कोशिश की। उन्होंने टक्कर का एंगल, स्पीड और जुपिटर के साइज को बदल कर
मुख्तलिफ सिनेरियो चलाए, जिसमें ये चीज सामने आई कि टक्कर के बाद जुपिटर की कोर तो टूटी, लेकिन वो दोबारा अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। सेम उसी तरह जैसे पानी में मिली हुई मिट्टी थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती है। यानी ये मॉडल जूनो के डेटा से मैच नहीं कर रहा था, यानी जुपिटर की फजी कोर किसी टक्कर से नहीं बनी। इस चीज के बारे में जानने के लिए उन्होंने सैटर्न के डेटा को स्टडी किया। 2014 में साइंसदान को पता है कि सैटर्न के रिंग्स में जो लहरें बनती हैं वो असल में सियारे के अंदर की वाइब्रेशन से पैदा होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थक्वेक से जमीन पर क्रैक्स बनते हैं। कैसिनी मिशन की ग्रेविटेशनल डेटा को जब इन लहरों के डेटा के साथ मिलाया गया, जिससे पता चला कि सैटर्न के अंदर का कुछ हिस्सा ऐसा है यहाँ गर्मी ऊपर नीचे मूव नहीं करती। आमतौर पर बड़े सियारों के अंदर गर्मी को बाहर निकलने के लिए ऊपर नीचे मूव करना पड़ता है। हीट के बार बार ऊपर नीचे मूव करने की वजह से वहाँ मौजूद हैवी एलिमेंट्स गर्मी में मिक्स होकर पूरे सियारे में फैल जाते हैं। लेकिन कैसिनी के डेटा से पता चला कि सैटर्न के सेंटर वाले हिस्से में गर्मी ऊपर नीचे मूव नहीं करती और इस सियारे की भारी चीजें सेंटर के करीब मौजूद हैं और बाहर की तरफ कम होती जाती हैं। इसी चीज को देखते हुए 2021 में साइंसदानों ने कहा कि सैटर्न की कोर भी फजी यानी धुंधली है। दूसरी तरफ जूनो के डेटा से भी साइंसदान को लगता है कि जुपिटर के अंदर कुछ एरिया ऐसा है यहाँ हीट ऊपर नीचे मूव नहीं करती, जिसमें हैवी एलिमेंट्स हो सकते हैं। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की एक जैसी स्टडी के बाद लगता है कि इन दोनों सियारों के अंदर फजी कोर किसी टक्कर की वजह से नहीं बल्कि किसी कॉमन प्रोसेस की वजह से बनी है। यानी बड़े सियारों की फॉर्मेशन की नई थ्योरीज साइंसदानों के सामने आ चुकी हैं। यहाँ फजी कोर नॉर्मल चीज हो सकती है। ये कोर आज भी एक राज है जिसके बारे में साइंसदान जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड इसकी हाइड्रोजन लेयर में पैदा होती है। यहाँ टेम्परेचर 30,000 केल्विन से भी ज्यादा होता है और इसमें प्रेशर जमीन से लाखों गुना ज्यादा है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ताकतवर है। इसका मैग्नेटोस्फीयर जुपिटर के साइज से 7 से 21 गुना तक फैला हुआ है, जो पीछे की तरफ सैटर्न के ऑर्बिट तक जाता है। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड अजीब है। इसके नॉर्थ और साउथ पोल एक जैसे नहीं हैं, बल्कि छोटे छोटे धब्बे हैं और इसके 2 साउथ पोल्स हैं। साइंसदान को लगा कि शायद ये फजी कोर की वजह से है। यानी फजी कोर ने साइंसदान को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे सोलर सिस्टम में सभी सियारों से बड़ी है और इसमें सोलर सिस्टम के सबसे बड़े अरोरास बनते हैं, जिनको आप तस्वीर में देख सकते हैं। जमीन पर अरोरा सिर्फ कुछ महीने दिखाई देते हैं, लेकिन जुपिटर पर ये हर वक्त दिखाई देते हैं। जुपिटर को इतना ज्यादा स्टडी करने के बावजूद साइंसदान को ये नहीं पता चल सका कि जुपिटर की फजी कोर कैसे बनी और क्या ये कोर ऐसे ही रहेगी या बर्फ की तरह इसकी गैसेस में खुलती जाएगी। और नई स्टडी से ये बात भी क्लियर हो गई है कि जुपिटर के बारे में साइंसदानों की पुरानी स्टडी गलत है। इसके अलावा भी इसमें ऐसे बहुत से राज छुपे हैं जो साइंसदान को नहीं पता। आपका इन दोनों चीजों के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं ये शानदार वीडियो आपको कैसी लगी। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारी ऐसी ही एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।